स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। सो दोस्तों, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता का इतिहास समझने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि 11th क्लास में आप लोगों का हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस मैंने करवाया था, उसी तरीके से 12th क्लास में भी आपका कंप्लीट सिलेबस रोशन सर स्टडी पॉइंट पे करवाया जाएगा और एनिमेशन के थ्रू ही हम हर एक चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक भी टॉपिक मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि 11th क्लास में कुछ टॉपिक स्किप हो गए थे, छूट गए थे, बट 12th क्लास में ऐसा नहीं होने वाला है। 12th क्लास में एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक बता रखे हैं, जितने भी टॉपिक समझा रखे हैं, हर एक टॉपिक को हम समझने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। कुछ जरा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ इस चैप्टर के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता का इतिहास समझने वाले हैं। भारतीय इतिहास में जो सबसे पहली जो सभ्यता जो विकसित हुई थी, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और इसको और भी नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, या फिर हम इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। तो देखिए, आपके इस चैप्टर का जो नाम है वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां रखा गया है, लेकिन इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे मेन स्रोत है ना, वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां ही है। जैसे आप 11वीं क्लास में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप समझे थे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में हमारे पास जानकारी है, उस लिपि का अध्ययन किया जा चुका है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसका अध्ययन नहीं किया जा पाया है। इस सभ्यता की लिपि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम लिपि से इस सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जान पाए। तो इस कारण इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो हमारे पास स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि जो जमीन के नीचे से खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली, जो भी वस्तुएं मिली है, उसके माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। ठीक है। और उसमें सबसे मेन जो स्रोत था वो ईंटें है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मकान बनाए थे ईंटों का प्रयोग करके। तो उन ईंटों से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनकों से, है ना, मन की आप समझती है, औरतें जो पहनती है। इसके अलावा अस्थियां, यानी कि कंकाल वगैरह जो मिले हैं खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से, उसके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता ना रख के ईंटें, मनके तथा अस्थियां रखा गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता या मतलब हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही क्यों जानते हैं। तो इसके पीछे का मेन कारण ये है कि सबसे पहले जो खोजा गया जो जगह था हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पहले जो खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा ही था। सबसे पहले हड़प्पा में ही खनन कार्य किया गया था 1921 में, और दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा से ही कुछ मोहर खोज निकाली थी। जो हड़प्पाई मोहर है ना, वो सबसे पहले हड़प्पा से ही पाई गई थी। इसीलिए इस सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थल के ऊपर किया गया है। सबसे पहले खोजा गया जगह हड़प्पा ही था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहे जाने के पीछे का मेन कारण क्या है कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ था यह सभ्यता, है ना। तो इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो भाई इस सभ्यता को जो सबसे विकसित और सबसे ज़्यादा नियोजित और सबसे ज़्यादा फेमस जो जगह था ना, वो मोहनजोदड़ो था, और इस कारण इस सभ्यता को हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए, हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। मतलब जगह से सबसे पहली मोहरें खोज निकाली थी इन दोनों विद्वानों ने, दोनों पुरातात्विदों ने। ठीक है। अब इस सभ्यता के बारे में जो पूरे विश्व को जानकारी दी गई थी वो 1924 में दी गई थी, और उस समय हमारे देश के जो पुरातात्विद सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल सबसे प्रमुख थे, और उनके अंडर में ही रह के दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी काम कर रहे थे, और इन तीनों की मदद से ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा पूरी दुनिया के सामने 1924 में की गई थी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको, दो डेट याद रखना है। एक तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो आपको 1921 का डेट बताना है, और दूसरी कि भाई पूरी दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कब प्रस्तुत की गई, या पूरी दुनिया को हड़प्पा सभ्यता के बारे में कब बताया गया, तो 1924 का डेट आपको बताना है। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ ना, तो अंग्रेजों ने बोला कि यार भारत के लोग तो सभ्य है ही नहीं और ना कभी सभ्य थे। सभ्यता का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सभ्यता का मतलब ये है कि यार लोग अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मकान में रहे, अच्छी भाषा बोले, है ना, अच्छा खान पान हो उनका, वो सभ्य है। अंग्रेजों के लिए सभ्यता का मतलब यही था कि भाई अच्छे मकान में लोग रहे, है ना, इंग्लिश बोले या फिर अच्छी भाषा का प्रयोग करे, अच्छे कपड़े पहने, तो वो क्या है, सभ्य है। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारतीय लोग कभी सभ्य थे ही नहीं,
क्योंकि वो ज़्यादातर आदिवासी कबीलों में जाते थे और आदिवासी लोग पता ही आपको कैसे किस तरीके से रहते थे, केले का पत्ता लपेट लिया और हुला लाला कर रहे हैं, इस तरीके से आदिवासी लोगों का जीवन था। और बहुत सारे आदिवासी कबीले हमारे देश में उस समय मौजूद थे जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ था। तो इस कारण उनका कहना यह था कि भारत के लोग इतिहास में कभी सभ्य नहीं थे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में, तो अंग्रेजों की सोच पूरी तरीके से बदल गई। अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि यार भारत के लोग भी आज से लगभग 5000 साल पहले, अगर डेट निकालें कि 2600 ईसा पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता का समय काल माना जाता है। अगर आप 2600 ईसा पूर्व की बात करें कि 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, और अगर अभी से हम डेट निकालें कि भाई 2600 ईसा पूर्व आपका 2600 साल उधर का और 2022 इधर का, यानी कि लगभग 4622 साल पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, तो इतने साल पहले ही हमारे पूर्वज जो थे वो विकसित हो चुके थे, अच्छे मकानों में रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो नगर थे वो बिल्कुल नियोजित तरीके से बनाए गए थे। इस तरीके से बनाए गए थे जैसे कि अभी क्या अमेरिका जैसे शहर की आप बात करेंगे ना, तो अमेरिका जैसे शहर भी फेल थे उन नगरों के सामने, इस तरीके से विकसित किए गए थे। खैर, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी आगे हम बात करने वाले हैं। जैसे टॉपिक आएगा मोहनजोदड़ो के बारे में, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि यार हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, ऊपर तो मैंने 3 स्रोत आपको बता दिया, 3 ऐसे स्रोत जैसे कि ईंटें, मनके और अस्थियां, जिससे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आभूषण है, बहुत सारी औजार है, मृदभांड है। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। और मोहरे आप समझते हैं, स्टैम्प जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर से हड़प्पाई मोहरा का निर्माण, मोहरे जो थी वो बनाई जाती थी और उसका प्रयोग ज़्यादातर व्यापार वगैरह करने के लिए होता था। ठीक है, तो ये ऐसे स्रोत है जिससे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मेन चीज़ आपको पता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अध्ययन अभी तक नहीं किया जा चुका है। ठीक है, अब लिपि का कुछ चित्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इस चित्र को देख के आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि भाई ये चित्र से आपको क्या समझ में आता है। वैसे भाई विद्वान इस लिपि का अर्थ अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। अगर आप अर्थ निकाल देते हैं तो इतिहास के पन्नों पे आपका नाम मैं दर्ज करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइए कि भाई इस चित्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विभाजन। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला टॉपिक देखें जो है आरंभ, उसमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को हम 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक तो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और एक विकसित हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व है ना। तो ये आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही अच्छे विकसित नगरों में रहते थे, अच्छी इमारतों में रहते थे, अच्छे मकान में रहते थे। लेकिन एकदम से वहाँ के लोग विकसित तो हुए नहीं होंगे, है ना। विकसित होने में बहुत ज़्यादा समय तो लगा होगा ना। तो 2600 ईसा पूर्व से जो समय काल है, 2600 ईसा पूर्व के आसपास तक क्या हुआ था, वहाँ के जो लोग थे वो अच्छे नगरों में रहना शुरू कर देते हैं, विकसित नगरों में रहना शुरू कर देते हैं, अच्छे मकानों में रहना शुरू कर देते हैं। उससे पहले की अगर हम 2600 ईसा पूर्व से पहले के अगर समय काल की बात करें तो उसको हम पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जब लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे, है ना। 2600 ईसा पूर्व आते आते तो विकसित हो गए थे, लेकिन 2600 ईसा पूर्व से पहले क्या कर रहे थे, लोग विकास कर रहे थे, विकास की प्रक्रिया में थे वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 ईसा पूर्व से पहले का समय काल था। और 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। ये चीज़ आप याद रखें। ठीक है, अब हम यहाँ पे पूर्ववर्ती जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। जो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता है उसकी क्या खासियत थी, देखिए यहाँ पे क्या थी कि बस्तियाँ काफ़ी छोटी थी। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ क्या होती थी, बहुत ज़्यादा छोटी होती थी। जो बड़े आकार की जो संरचनाएं थी वहाँ पे ना के बराबर थी, बिल्कुल भी बड़े आकार की संरचनाएं नहीं मिली है। ठीक है, और लोग जो थे वो वहाँ के जो लोग थे, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी का काम करते थे, व्यापार वगैरह नहीं करते थे। व्यापार उस समय विकसित नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो भाई यहाँ के लोग बहुत बड़े आकार के जो घर थे उसमें रहा करते थे। इनकी इमारतें बहुमंजिला होती थी, छोटे मोटे मकान में नहीं रहते थे। बस्तियाँ भी बहुत बड़ी होती थी इनकी। ठीक है, और यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी तो करते थे, साथ ही साथ में व्यापार का भी काम किया करते थे। तो इस चैप्टर में वैसे हम विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में देने वाला हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के इतिहास की जानकारी आपको देता है। ठीक है,
अब समझते हैं हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक है ये निर्वाह के तरीके। ठीक है, तो निर्वाह मतलब क्या होता है? निर्वाह मतलब होता है जीवन यापन। इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई हड़प्पा वासी अपना जीवन यापन करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हड़प्पा वासी जो भोजन प्राप्त करते थे वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। यानी कि पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें हैं, वो फल फूल है ना, कंदमूल है, उसको क्या करते थे? इकट्ठा करने का काम किया करते थे। इसके अलावा इनका जो मुख्य आहार था वो था मछली। ठीक है, इसके अलावा जानवरों का भी प्रयोग करते थे। जानवरों की अगर हम बात करें तो भेड़ हो गया, बकरी, सूअर, घड़ियाल, भैंस वगैरह जो जानवर है उसका भी इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे जगह से हमें क्या हुए हैं, इन जानवरों की जो हड्डियाँ है वो मिली है। ठीक है, इसके आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा अनाज के दाने के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये कि भाई अनाज का भी प्रयोग करते थे, जाहिर सी बात है, जिसमें से गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, इन सभी अनाज के दानों के साक्ष्य, मतलब इसमें से सबसे जो ज़्यादा साक्ष्य मिले वो बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले। बाजरे के जो दाने के जो साक्ष्य मिले वो गुजरात से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा चावल के दाने जो है वो काफ़ी कम मात्रा में पाए गए हैं और खुदाई के दौरान उसके जो साक्ष्य है वो कम मिले हैं। ठीक है, इस बात को दर्शाता है कि चावल का इस्तेमाल हो सकता है वो कम करते होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो आहार संबंधी जो जानकारी है, उनके भोजन के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पुरातात्विद हमारे सहायता करते हैं, उसमें एक तो पुरा वनस्पतिज्ञ होते हैं। ये पुरा वनस्पतिज्ञ होते क्या है, कौन है? देखिए, पुरा वनस्पतिज्ञ ऐसे पुरातात्विदों को कहा जाता है जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पुराने समय के जो पेड़ पौधे थे उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। इसके अलावा जो पूरा प्राणी वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने समय के जो जीव जंतु है उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। वो पूरा प्राणी वैज्ञानिक है। तो हड़प्पावासी जिन जानवरों का इस्तेमाल करते थे उसके बारे में हमें जानकारी जो देने वाले हैं वो पूरा प्राणी वैज्ञानिक हो गए, है ना। और जो अनाज के दानों के बारे में हमें जानकारी देंगे वो कौन हो जाएंगे? पूरा वनस्पतिज्ञ। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासियों की कृषि प्रौद्योगिकी। देखिए, अगर हम हड़प्पावासियों की कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रौद्योगिकी का मतलब समझना है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है क्या? देखिए, प्रौद्योगिकी मतलब है तकनीक, टेक्नोलॉजी, है ना। खेती करने के लिए हड़प्पावासी कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते थे उसी को हम कृषि प्रौद्योगिकी में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे बैलों का प्रयोग खेती करने के लिए। जाहिर सी बात है कि पुराने समय में, अब हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4600 वर्ष हम पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय बैलों का इस्तेमाल होता होगा, जाहिर सी बात है ना। अब साक्ष्य के रूप में वृषभ आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इस जानवर के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि भाई बैलों का इस्तेमाल हड़प्पावासी खेतों को जोतने के लिए करते थे। उसके बाद है हलों का प्रयोग। तो जाहिर सी बात है भाई हलों का इस्तेमाल होता होगा। अब देखिए, अगर साक्ष्य की बात करें तो चोलिस्तान और बनावली जैसे जो जगह है, बनावली हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिले हैं? मिट्टी के जो हल के प्रारूप है वो मिली है, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार मिट्टी के हलों का प्रयोग, क्या मिट्टी के हलों का प्रयोग करते होंगे हड़प्पावासी खेतों को जोतने के लिए? तो ऐसा नहीं है। मिट्टी के हलों के साक्ष्य मिलने का मतलब ये है कि हलों का इस्तेमाल होता होगा, वहाँ पे हलों का इस्तेमाल करते होंगे, हलों के बारे में वहाँ के लोगों को जानकारी होगी, जब भी तो यहाँ से भाई साक्ष्य मिले हैं हलों के, है ना। इसके अलावा कालीबंगन की हम बात करें तो कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन इस समय राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसका लोकेशन है कालीबंगन का, और यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य इस बात को दर्शाता है कि हलों का प्रयोग वहाँ पे खेतों को जोतने के लिए होता था। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे औजारों का प्रयोग। बहुत सारे औजारों के साक्ष्य भी मिले हैं, और औजारों का प्रयोग क्या करते थे? ज़्यादातर हड़प्पावासी फसलों को काटने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे। अब इन औजारों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे औजार जो थे वो पत्थरों के बने हुए थे, कुछ धातुओं के भी बने हुए थे। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, हड़प्पावासियों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोहे का जो साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी हमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो कोई दूसरे धातु होंगे उससे उनके औजार बने रहे होंगे। ये चीज़ समझ गए। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं सिंचाई के साधनों का प्रयोग होता था। सिंचाई मतलब आप समझते हैं ना, खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है ना। अब सिंचाई में हम बता सकते हैं कि भाई हड़प्पावासी जो हड़प्पाई क्षेत्र थे ज़्यादातर गर्म और शुष्क क्षेत्र में स्थित थे, तो वहाँ पे सिंचाई के ना कृत्रिम साधनों का निर्माण करना बहुत जरूरी था। प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलने वाला था, तो इसीलिए कृत्रिम साधन यानी कि मानव निर्मित जो साधन है उसका निर्माण करना बहुत जरूरी था। इसके लिए हड़प्पावासियों ने कुओं, तालाबों, जलाशय, नहर वगैरह खुदवाया था। साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य यानी कि सबूत जो हमें मिले हैं उसमें अफगानिस्तान का सोर्तुगाई एक जगह है जहाँ से हमें नहर के साक्ष्य मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं जब बायोवा दिया था ना हिस्ट्री का, तब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अफगानिस्तान के सोर्तुगाई से नहर के साक्ष्य मिले हैं।
इसके अलावा अगर हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये 2 साक्ष्य आप इस पॉइंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको हड़प्पावासियों की कृषि प्रौद्योगिकी में बताना है। आसान से अगर हेडिंग की बात करें, हेडिंग में आप इसको बताएंगे बैलों का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए, हलों का प्रयोग होता था, औजारों का प्रयोग होता था और सिंचाई के बहुत सारे साधनों का निर्माण उन्होंने किया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो भाई एक बार दोबारा वीडियो को देख लो, ठीक है ना, बाद में फिर डाउट ना रह जाए कुछ भी यार। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे, क्या होगा, 15-20 मिनट आपका खर्च होगा, लेकिन आप समझ तो जाएंगे ना कम से कम टॉपिक को। यार वीडियो को शेयर भी कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में यार, एनिमेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने दोस्तों को पर्सनल में शेयर कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।